हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते बाजार कैसे रह सकता है, मंथली एक्सपायरी भी है और इस हिस्से के अंदर हम स्पेशली बात करेंगे केवल और केवल बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में। इसके अलावा एक पार्ट और हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें बाकी पूरा निफ्टी का आउटलुक आपके साथ डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का आज की डेट में एक हाईएस्ट वेटेज है पूरे निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो फाइनेंशियल्स का जो दम है वो निफ्टी के अंदर एक दिशा निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर एक हमें जो नज़र आ रहा है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि ये वीडियो आपको कोई ट्रेड देने के लिए उत्साहित करती है या आप उसमें ट्रेड करें। ये केवल और केवल एक एजुकेशनल वीडियो है। आप एंजॉय करिए इसको और अगर मार्केट उस तरीके से चलती है तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। अगर हम गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ओनली प्रेडिक्शन कर रहे हैं और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नॉलेज देते हैं कि जो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसमें 12 बैंकिंग सेक्टर्स के चुनिंदा बैंक्स हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक्स हैं। वहाँ पर जो इंडेक्स की मूवमेंट होती है वो उन 12 शेयर्स के भाव के बदलने की वजह से होती है। अब वो 12 जो शेयर्स हैं उसके अंदर सबका एक वेटेज होता है और वेटेड एवरेज के हिसाब से जब उनके शेयर्स जो भी मूवमेंट करते हैं उनकी वेटेज से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स की वैल्यू को निकाला जाता है। तो जिसका जितना ज़्यादा वेटेज वो उस बैंक निफ्टी इंडेक्स को उतना ही ज़्यादा ऊपर या नीचे करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर जो हैवी वेट है वो है HDFC बैंक, जो सबसे बड़ा वेट जो है इस इंडेक्स के अंदर रखे हुए है और यही बैंक जो है वो लैगार्ड रहा है इस पूरे हफ्ते के दौरान। अब बैंक निफ्टी के अंदर तेजी करने वालों की चिंता HDFC बैंक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर काफ़ी हद तक निर्धारित करती है। दूसरा है ICICI बैंक, जो कि 23.66% वेटेज रखता है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो तकरीबन 52% वेट इन दो बैंकों का है। इन दो बैंकों का वेटेज लगभग 52% के इर्द गिर्द बैठता है। उसके बाद 4 बड़े बैंक्स, जो कि 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के, एक सरकारी है, उसमें है कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। ये 4 बैंक लगभग 35% के इर्द गिर्द का जो है वेटेज रखते हैं। यानी कि 52 में अगर 35 और जोड़ दें तो लगभग ये वैल्यू आती है 87%। यानी कि लगभग 87% वेटेज इन बैंकों का बनता है। तो इन 6 बैंकों के ऊपर जो भी कुछ होगा वो निफ्टी बैंक के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा। अब हम सबसे पहले एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए, जो कि 1 महीने का चार्ट है। देखिएगा, इस मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कैंडल्स आपको जो नज़र आ रही हैं वो 2020 के अंदर जब कोविड लाइक सिचुएशंस अराइज हुई थी तब थी। उसके बाद इस बाजार ने एक अच्छा खासा पिकअप किया था 2022 में, और वो जब निफ्टी ने भी किया था तो वहाँ से एक सेलिंग आई थी जो तकरीबन 41,800 के आसपास से थी, और फिर उसके बाद बाजार ने एक अच्छा खासा फॉल दिया। उसके बाद बाजार ने जनवरी के महीने के दौरान जो है एक अच्छा खासी तेजी की, और उसके बाद जनवरी के एंड में जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो थी उसके बाद एक अच्छी करेक्शन आई और उसके बाद बाजार एक अच्छी तेजी में चल रहा था। अब इस तेजी के अंदर ब्रेक लगा था जो है पिछले महीने। तो पिछले महीने एक बढ़िया वाली कैंडल, रेड कैंडल बनी थी, ऊपर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। अब पिछले हफ्ते के दौरान जैसे हमने चर्चा की थी कि मजबूत बाजार है लेकिन हमें मंदी नज़र आ रही है, और वैसा ही हुआ। और अभी जो 1 मंथ का जो चार्ट है वो अभी भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन हमें लगता है कि या तो ये रेड कैंडल बन जाएगा या डोजी बन सकता है। तो इसमें भी और गुंजाइश है कि या तो ये रेड कैंडल बन जाए या एक डोजी हो जाए। यानी कि इन प्राइजेस के ऊपर भी हम थोड़ा सा अभी और सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं।
निफ्टी बैंक का 1 वीक का चार्ट देखिएगा। वीकली चार्ट आपको 7 दिन की जो पूरी अवधि है उसमें से 4 या 5 दिन जो ट्रेडिंग डेज होते हैं उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले महीने के जो 4 हफ्ते थे वहाँ पर एक अच्छी वीकनेस आपको देखने के लिए मिली, फिर 4 हफ्ते एक तेजी हुई, और अब उस 4 हफ्ते के बाद जो पिछला हफ्ता बीता उस हफ्ते में हुआ क्या, उस हफ्ते में एक बड़ी रेड कैंडल आपको नजर आई जो तकरीबन 2 कैंडल्स के वीकली कैंडल्स को खा गई। अब यहाँ पर किस तरीके का आउटलुक बनता है, अगर हम टेक्निकल सेटअप पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी एक स्मॉल एम क्रिएट होने की तैयारी है जो बाजार को लगभग 43 400 और 600 के बीच तक लेके जा सकती है, और ये शायद इसी हफ्ते यानी कि जो आने वाले हफ्ते हैं उसमें देखा जा सकता है। इसके बाद अगर निफ्टी बैंक के डेली चार्ट्स फ्रेम के अंदर भी आप देखें तो डेली फ्रेम्स के ऊपर अगर हम देखें तो जहां पर बाजार ने आज बंद लिया है यहाँ पर हमें लगता है कि एक सपोर्ट मिलेगी और शायद 1 दिन या 1.5 दिन यहाँ पर बाजार बिता सकता है, यानी कि सोमवार और मंगलवार की दोपहर तक। उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ पर क्योंकि मंथली एक्सपायरी की चपेट में बाजार जाएगा तो मंथली एक्सपायरी के आसपास जो पिछली एक्सपायरी है उसके आसपास बाजार बंद हो सकता है, और पिछली जो मंथली एक्सपायरी थी वो 44,000 के इर्द गिर्द हुई थी, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन एरिया है अगर आप पिछली ट्रेडिंग एरियाज को भी देखेंगे तो, क्योंकि इससे पहले भी जो है 44,000 ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। 2023 में जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है वो 44 को ही मिली है, 44 से ही ब्रेक हुआ, 44 पे ही आके दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, फिर 44 को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर देखिएगा ये अदानी एपिसोड होने से पहले 44,000 के आसपास बाजार फिर देखिएगा नीचे आया, और फरवरी मार्च के अंदर बाजार 39,000 के लेवल से आया, फिर बाजार ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, फिर 44 पर आया। 44 के बाद काफ़ी 1-1.5 महीने की मशक्क़त के बाद बाजार 46,000 की तरफ गए, फिर पिछले महीने एक करेक्शन आई और उस करेक्शंस के अंदर फिर बाजार नीचे की तरफ आया, फिर इस महीने बाजार ने एक अच्छी तेज़ी की, और उस तेज़ी के बाद पिछले 4 दिनों में एक अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिल रही है। ये चार्ट पैटर्न ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो एम पैटर्न है देखिएगा ये बन सकता है यहाँ पे इस हफ्ते के लिए। मुझे लग रहा है 44,000 मेरा पहला बेस है, और अगर ये ब्रीच होता है तो इसके नीचे हमें 43,400 तक के दायरे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते का हमारा फर्स्ट टारगेट है 44,100 और सेकंड टारगेट है नीचे की तरफ 43,400। और इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हैं? मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर मंदी करने वाले लोग काफ़ी एग्रेसिव रह सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 44,950 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे के बाजार बंद हो जाते हैं। बट बाजार में जो सिस्टम अभी चल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि बाजार 44,000 के इर्द गिर्द एक्सपायरी देगा या 44,000 के नीचे, और क्योंकि 44,000 के नीचे काफ़ी अच्छी बाइंग है और बिसात जो है बड़े प्लेयर्स ने बिछा दी है वो आपको नजर आएगी HDFC बैंक के शेयर से। देखिएगा ये HDFC बैंक के शेयर्स का 1 डे चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और HDFC क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए हैं। HDFC की बैंक की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। एज ए डिस्क्लोजर HDFC बैंक हमने इस बीते हफ्ते के दौरान ही जो है इसके अंदर फर्दर हमने बाइंग जो है की है। एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, लेकिन जो दिख रहा है मैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे खरीदने से मेरे डिसीजन पर या हमारी जो विज़न है वो हमारा हो सकता है कि उसमें ट्रेड का ना हो लॉन्ग टर्म का हो, तो उससे हम जो है इत्तेफाक जो है रखते हैं कि भाई ठीक है जो एनालिसिस है वो अलग जगह है, जो हमारी पोजीशन है वो अलग जगह है। तो यहाँ पर अभी हमें जो पर्सनली लग रहा है इस पूरे चार्ट फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो क्या लग रहा है इस पूरे 1 डे चार्ट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो 2023 के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर आपको HDFC बैंक की क्लोजिंग मिली है। और HDFC बैंक की जो क्लोजिंग है इसके रीज़न मैंने फंडामेंटल्स आपके साथ बहुत पहले ही शेयर किए थे, लेकिन तब ज़्यादा लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे।
लेकिन अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं और हम वेट एंड वॉच कर रहे थे कि एक अच्छा भाव हमें मिले और हो सकता है कि हम फर्दर बाइंग भी करें अगर और फर्दर करेक्शंस होती हैं, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में। लेकिन चार्ट काफ़ी वीक है और वन डे के चार्ट पे जो लोअर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर लगता है कि अगर ये महीने के बीच में होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट वीक के अंदर ये क्लोज दे रहे हैं, यानी कि मंदी करने वाले प्लेयर्स ने HDFC बैंक के अंदर इस महीने के दौरान, यानी कि जो बाकी 4 दिन बचे हैं, तेजी करने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग हुई है और जिस तरीके से बाजार ऊपर हायर लेवल पर हैं, वहां पर एक प्रेशर देखने के लिए बनेगा। एक सवाल अब आपसे मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उसका बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा, मार्केट की करेक्शन का पता लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं कि बाजार यहाँ टिकेगा या बाजार में और करेक्शन होगी। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिए। एक महीने पहले या 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आपकी कितनी कैपेसिटी थी और फर्दर पैसा डालने की? मान लीजिएगा आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है और आप उस समय पर 70 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे और आपकी कैपेसिटी थी कि वो 30 लाख रुपए आप कभी भी डाल सकते हैं। जब भी बाजार में अच्छी करेक्शन होगी तो आप 30 लाख और डाल देंगे। वो हो सकता है आपका 10 लाख हो, उसके प्रोपोर्शनली ले लीजिए। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का था और 7 लाख आप इन्वेस्टेड थे, 3 लाख आपके पास थे फर्दर अच्छी करेक्शन में बाय करने के, और अगर 1 करोड़ का है तो आपके 70 लाख, और अगर आपके 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, 30 करोड़ के, तो सेम प्रोपोर्शनेट में ले सकते हैं आप। अब मेरा सवाल ये है कि आज की डेट में आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए 30% पैसा था 1.5 महीने पहले, आज स्थिति क्या है? आप कितना कैश लेने बैठे हैं? अगर आपका मेजॉरिटी लोगों का जवाब आता है कि आज की डेट में आपके पास 5% भी पैसा नहीं है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप फुली इन्वेस्टेड हैं, अगले महीने जो अर्निंग्स आएगी उसमें से कुछ सोचेंगे, तो आप ये मान लीजिएगा अगर मेजॉरिटी लोगों का सवाल का जवाब यही आ रहा है तो बाजार यहाँ से भी, अगर ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आ रहे हैं, जवाब यही आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा अगर 80% लोगों का जवाब ये है कि उनके पास लिक्विडिटी है ही नहीं, या जो लिक्विडिटी थी वो लगभग खत्म हो गई है, तो आप डेफिनेटली मान लीजिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 10 से 15% करेक्ट होने जा रहा है और निफ्टी भी 5 से 7% और इवन 12-15% करेक्ट हो सकती है। ये एक इंडिकेशन है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने की चेष्टा करिए कि अभी आप कितना लिक्विडिटी है या आपके खरीदने की तीव्रता कितनी है। इसी पर बाजार की जो है, इन सारे टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो सब चीज़ें निर्भर करेंगी, क्योंकि रिटेल की ताकत से बाजार चला है। तो मैं जानना चाहूँगा कि रिटेल की अभी कितनी ताकत बची है, या उनका जो सेंटिमेंट है, ये जो माइंड सेट है, वो किस तरीके का है। तो HDFC बैंक में आप देखिएगा एक अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने के लिए मिली। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे, वीकली चार्ट में आप थोड़ा सा बड़ा देखेंगे। देखिएगा 2020 में ये जो करेक्शन हुई थी, 2020 का दायरा देखिए, 2020 में आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल मिल रही थी, लाजमी था। उसके बाद 2021 के अंदर भी कुछ बड़ी कैंडल्स इसी तरीके की देखने के लिए मिली। फिर एक अच्छा खासा फॉल हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा और HDFC बैंक में भी देखा। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बड़ी कैंडल्स 2021 के अंदर देखने के लिए मिली वीकली, और फिर देखिएगा एक अच्छा फॉल हुआ। इसी तरीके से इसी तरीके की जो कैंडल्स हैं हमें 2023 में भी देखने के लिए मिली। फिर HDFC बैंक में करेक्शन हुई। इसी तरीके की करेक्शन आपने एक बार दोबारा से HDFC बैंक में देखी, और इस बार लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल आपको स्क्रीन पर 2020 को छोड़ दें तो आपको इतनी बड़ी कैंडल नज़र नहीं आ रही है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर एक और विशेष चीज़ है कि HDFC बैंक, देखिएगा मेरी जो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल है, लेकिन टेक्निकली मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जब ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है बड़ी, जैसे ये बनी थी, तो एक अच्छा फॉलोअप मिला था। वो 5-7% का फॉलोअप मिल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके की कैंडल है तो ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन में बंद हुई है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटती है तो ये शेयर 1420 और 1440 रुपये तक के दायरे भी छू सकता है आने वाले महीने के दौरान। बट इस हफ्ते भी इस शेयर्स में 1500 रुपये टूटने की संभावना बनी हुई है, और ये शेयर्स 1480 रुपये और 1500 रुपये के आसपास भी जा सकता है।
ऊपरी लेवल पर, क्योंकि ये शेयर्स ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन टाइम बिताए, तो ये लेवल आपको 1500-1520 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाए इस हफ्ते। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि 1500 रुपये के भाव इस हफ्ते भी इस शेयर्स में आ सकते हैं, और 1500 रुपये टूटने की संभावना भी बन सकती है थर्सडे या वेडनेसडे के सेशन में। तो कुल मिलाकर HDFC बैंक का टेक्निकल सेटअप खराब हो गया है और उसके रीजंस जो हैं फंडामेंटल्स हैं। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जो निवेशक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आप 2 साल या 3 साल का नजरिया रखेंगे तो इस शेयर्स ने जो अंडर परफॉर्मेंस दी है वो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो सारी अंडर परफॉर्मेंस आपको रिटर्न का रूप दे सकती है। और देखिएगा, मैं तो जनरली बाजार के अंदर ऐसी कोशिश करता हूँ इन्वेस्टमेंट करते समय कि भाई एक अच्छी रीजनेबल वैल्यूएशन पर शेयर मिले। इसमें गुडविल भी राइट ऑफ होगी, उसका भी चैलेंज आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमने खरीद लिया उसके बाद शेयर नहीं टूटेगा। बट हम अपना और फर्दर प्रोविजंस बना के चलेंगे, और अगर शेयर्स कभी भी इन भाव के आसपास आ जाए जो 1280 रुपये के आसपास है, मैं ये मानता हूँ कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा। अगर यहाँ पर शेयर आया तो यहाँ से 1280 कंसोलिडेट करने के बाद जब शेयर चलेगा ना, तो जितने भी हाइज हैं उसके बाद जब यहाँ पर अगर यहाँ से आकर अगर बेस बनाया तो वो बेस इतना मजबूत बनेगा कि आने वाले 2 से 3 साल में आप HDFC बैंक के मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखेंगे, यानी कि आप लाइफ टाइम हाई पे देखेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा। और अभी शॉर्ट टर्म काफ़ी वीक है। इन लेवल्स के आसपास अगर बैंक आता है, मान लीजिएगा 1300 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट आएगा। बहुत दूर है, बट आने वाले 1 या 2 महीने में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके का वीकली चार्ट पैटर्न बना है। और वीकली चार्ट पैटर्न में बड़ी कैंडल जब बनती हैं उसके बाद थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर 10-15 दिन बाजार चलता है, और फिर अगर रिजल्ट में जैसा हम कह रहे हैं कि गुडविल राइट ऑफ हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो वो भाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। ICICI बैंक दूसरा दिग्गज बैंक है। इसके अंदर भी अगर वीकली कैंडल देखें तो कमजोर नहीं है, लेकिन भाई साहब फिर भी इसमें भी कैंडल रेड वाली बनी है बड़ी 1 हफ्ते के दौरान में, और 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे। बाजार ने जहां पे क्लोज दिया है ये इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। लेकिन आपको पता है कि मैंने बीच में पिछले हफ्ते के एनालिसिस में आपके साथ एक चर्चा की थी कि ये शेयर्स भी 920 से 930 रुपए के भाव दिखा सकता है, और उसकी काफ़ी अच्छी संभावना हमें बनती है। तो 920 से 930 रुपए का भाव यहाँ पर आ सकता है, यानी कि तकरीबन 3% के आसपास की कमजोरी इस शेयर्स में अभी भी देखी जा सकती है। अगर 3% इसमें कमजोरी होगी तो आप समझिएगा कि 3% इंडेक्स की क्या बात होगी। तो इंडेक्स बनता है, तो हालांकि वो सबके कम्बिनेशन से बनता है, तो 1000 पॉइंट के आसपास की निफ्टी बैंक में अगले हफ्ते की करेक्शन बन सकती है। अगर इसका टेक्निकल सेटअप अगर 1 डे के चार्ट में भी देखेंगे तो किस तरीके से ऊपर से 2 दिन के अंदर भाई साहब ICICI बैंक को वॉल्यूम के साथ फेंका गया, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। हालांकि ये डेली फ्रेम के अंदर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट पर बाजार ने ICICI बैंक ने क्लोज लिया है, तो अच्छी खासी सपोर्ट है। तो यहाँ से बाउंस भी बन सकता है, ICICI बैंक हो सकता है। तो अगर ICICI बैंक बाउंस देगा तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई नजर आ सकती है निफ्टी बैंक में। अगला शेयर है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। 1 डे के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर MSCI इंडेक्स की जब खबरें आई थी तो इसने गैप अप दिया था, फिर उसके बाद एक नया दायरा छू के आया, वहाँ से एक करेक्ट हुआ और यहाँ पर एक अपनी सपोर्ट एरिया के आसपास क्लोज दिया है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक मुझे इन्हीं लेवल्स को देख के लगता है कि निफ्टी बैंक 1 या 1.5 दिन सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट आएगा, कोटक में भी आएगा, ICICI में भी आएगा, और इवन HDFC बैंक का भी जो है बेस है। अब कोटक महिंद्रा बैंक होगी, अगर अब 1 वीक के चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी 1680 तक के भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी करंट प्राइस 1756 है, तो यहाँ पर भी 2-3% की करेक्शन हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो अहम सपोर्ट है 43,500 वहीं के आसपास जो है मेजर बेस बनता है। हम उसका एवरेज लें तो हमें लग रहा है कि 44,000 के आसपास जो मंथली एक्सपायरी पिछली बार हुई थी वहीं पर हो सकती है। अगर हम निफ्टी 50 की तो बात नहीं करें, अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी 1 वीक के चार्ट के अंदर उतनी कमजोरी नहीं है जितनी अभी हमने 3 बैंकों में देखी। 3 में भी कोटक में और HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कोटक में, ICICI में इसी हफ्ते बनी है। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखें 1 वीक की चार्ट तो
वीकली में एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गई है जो ये इंडिकेट कर रही है कि शायद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तेजी थम सकती है। तो हालांकि पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छी तेजी है, बट हमें लग रहा है कि एसबीआई में भी एक तेजी थमती हुई आपको नजर आ सकती है। तो शायद एसबीआई इस हफ्ते परफॉर्म ना करे या बहुत ही मामूली परफॉर्मेंस दे। तो एसबीआई में थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है। और एसबीआई ने अगर हम डेली चार्ट में भी देखें तो कल के दिन एक अच्छी जो है क्लोजिंग दी है, एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक इनसाइड ग्रीन कैंडल दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी टेक्निकल सेटअप खराब नहीं है, तो ये साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स अगर मंदी की पोजीशन बना के बैठे होते हैं तो कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट में कि भाई वो ऊपर ही जाए। तो हालांकि एक्सपोर्ट एरिया है 580 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर भी आएगा तो तकरीबन 1.5-2% की करेक्शन हो जाएगी। एक्सिस बैंक जो है बैंकिंग का, अगर हम पूरे मतलब हैवी वेट्स में देखें तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक दो मजबूत बैंक हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर भी अगर 1 डे चार्ट में देखें तो इसकी जो कैंडल है एक अच्छी खासी बनी है, एक अच्छी खासी इसने 1000 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और तो ये भी हो सकता है कि इतनी वीकनेस ना दिखाए, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स को बाकी कुछ समझ में नहीं आया और उनको मंदी करनी है तो फिर इसको भी उठा के फेंकने में देर नहीं लगाएंगे। 1 वीक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कैंडल जो है ऊपर से पूरी खाली हो गई है और लास्ट में आके अपने वीक के एंड पे रेड में बंद करा दिया बाजार को। तो बियर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर भी जो एक्सिस बैंक की जो स्ट्रेंथ थी उसको अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ भी लगभग खत्म हो गई है। इंडसइंड बैंक भी वीकली चार्ट के ऊपर एक डोजी टाइप का कैंडल है, यानी कि ये जब किसी भी शेयर्स का या इंडेक्स का टॉप होता है तो उस तरीके का पैटर्न वीकली चार्ट पर इंडसइंड बैंक में भी लग रहा है। यानी कि इंडसइंड बैंक में जो तेजी दिखाई है शायद उसका कहीं ना कहीं टॉप के आसपास है। तो अभी अगर हम सारा मामला देखें तो बाजार अभी इस हफ्ते के लिए शायद बड़े प्लेयर्स ने मंदी की पोजीशंस बना रखी हैं और वो उस पोजीशंस को अपने प्राइस के हिसाब से लेके जा सकते हैं, जिसका पहला पड़ाव बनता है 44,000। बेस्ट केस के अंदर 44,000 के आसपास हम एक्सपायरी देख सकते हैं। 44,000 के नीचे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर सारे मतलब बुल्स के पैसे फंस गए और अहम लेवल मतलब 43,800 के नीचे बाजार चला गया, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाटर टेस्टिंग हो गई और वहां से फिर बाजार बाउंस करके 44 पे क्लोज हो जाए मान लीजिएगा बुधवार को, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि बाजार को एक्सपायरी वाले दिन तोड़कर 43,500 के इर्द गिर्द भी बंद कराया जा सकता है। बट बेस्ट केसेस 44,000। तो बाकी जैसा होगा वैसा आपके साथ चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे सर आप जो है नेगेटिवली देख रहे हैं। देखिए अब तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं तो पिछले हफ्ते भी नेगेटिव बोला था, लेकिन पिछले हफ्ते सब लोग पॉजिटिव थे, मैं नेगेटिव था। अब तो सब मेरे साथ ही आ गए हैं। तो अब तो सारे लोगों का मतलब आप अगर 10 एनालिसिस्ट को सुनेंगे तो उसमें से 7 या 8 जो है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से मंदी ही बताएंगे, हो सकता है 2 या 3। तो मेजोरिटी जो एनालिसिस्ट हैं या जो प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन करने वाले लोग अब तकरीबन 70% हमारे साथ हो गए। जो पिछले हफ्ते के दौरान जो है शायद मैं महीने की शुरुआत से ही कह रहा था कि महीने के एंड में वीकनेस आ सकती है। तो देखिएगा निफ्टी बैंक में एक वीकनेस बनी है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एज ए डिस्क्लोजर मेरी पोजीशंस हैं मंदी की अभी भी, लेकिन हालांकि हमारी हेज पोजीशंस है। तो नीचे अगर 43,000 के नीचे अगर बाजार खिसकता है या 43,400 के नीचे खिसकता है तो फिर हमारी हैजिंग जो है हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मंदी की पोजीशंस हैं, लेकिन 43,400 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर हमें भी अपना प्रॉफिट जो है शेयर करना पड़ेगा। मतलब उसके नीचे हमारे प्रॉफिट जो है घटने शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट की तीव्रता कम हो जाएगी। तो रीज़न बड़ा सिंपल है कि पोजीशंस अभी भी हमारे सेटअप जो है दोनों साइड के रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से बाजार ने क्लोज दिया पोजीशंस जो है सेल ऑन राइज वाली ही रहने वाली हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हालांकि एक बात ध्यान रखनी है भैया अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगा के चलिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर टेंशन में आप आ सकते हो। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पोजीशंस लें अगर आपकी मन करता है तो भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही करें। और
कोई भी डिलीवरी बेस्ड पोजीशन ले रहे हैं, एफएनओ पोजीशंस ले रहे हैं, ऑप्शंस में पोजीशंस ले रहे हैं, तो भाई सब ध्यान रखिएगा, आपको अपने रिस्क और रिवार्ड का पता होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।